Bismillahirrahmanirrahim. Now I will tell about the aspartate malate shuttle. What is aspartate malate shuttle and what are the different questions which the examiner would like to ask in the exam. This is about the first of all हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने लगे या कोई भी चीज़ पढ़ने लगे तो हम उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमें उसकी इंपॉर्टेंस तो पता हो। तो इंपॉर्टेंस ये है कि इसकी भी इंपॉर्टेंस वो ग्लिसरॉल 3 फास्फेट जो सबस्ट्रेट शटल है उसी की तरीके की है कि जो हमारे पास साइटोसोलिक NADH प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमने ग्लिसरॉल 3 फास्फेट शटल में बात की थी, जो हमारे पास साइटोसोलिक प्रोडक्शन ऑफ NADH हो रही है उसने कहीं ना कहीं यूटिलाइज होना है, तो वो हमारे पास रीऑक्सीडाइज होता है ताकि ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू हो। यहाँ तो वो अपने इलेक्ट्रॉन ग्लिसरॉल 3 फास्फेट शटल के जरिए माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा देता है, यहाँ वो अपने इलेक्ट्रॉन किसके जरिए पहुंचा देता है, एस्पार्टेट मैलेट शटल के जरिए। तो हमने ग्लिसरॉल 3 फास्फेट शटल पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, अब हम डिस्कस करते हैं एस्पार्टेट मैलेट शटल। और ग्लिसरॉल 3 फास्फेट शटल की जो हमारे पास लोकेशन थी वो मसल थे, और जो एस्पार्टेट मैलेट शटल की जो हमारे पास लोकेशन है वो है हमारे पास लीवर और हार्ट। अब कुछ टिश्यूज़ के अंदर हमारे पास एस्पार्टेट, सिंपली ये याद रखें कि कुछ टिश्यूज़ के अंदर हमारे पास एस्पार्टेट मैलेट शटल इस्तेमाल होता है और कुछ में हमारे पास ग्लिसरॉल 3 फास्फेट शटल इस्तेमाल होता है। और ग्लिसरॉल 3 फास्फेट शटल की प्राइमरीली एग्जांपल मसल आ गई और एस्पार्टेट मैलेट शटल की एग्जांपल प्राइमरीली लीवर एंड हार्ट आ गई। अब ये एस्पार्टेट मैलेट शटल इज समवट कम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू द ग्लिसरॉल 3 फास्फेट शटल। इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिसिटी है और आपके लिए भी एज वेल कॉम्प्लेक्सिसिटी है इसको समझने के लिए। अब इसके अंदर होता क्या है, हमें पता है कि जो साइटोसोलिक प्रोडक्शन ऑफ NADH है वो हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट को जब 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज करता है उस वक्त हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्रोड्यूस होते हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स ने रीऑक्सीडाइज होने हैं ताकि ग्लाइकोलिसिस जो है वो कंटिन्यू रन कर सके, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब हम बात करें एस्पार्टेट मैलेट शटल की, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है ऑक्सैलो एसीटेट को। यहाँ पे हमारे पास एंजाइम मैंने लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे एंजाइम जो इस्तेमाल होता है उसका नाम है साइटोसोलिक मैलेट डीहाइड्रोजिनेज। साइटोसोलिक मैलेट डीहाइड्रोजिनेज वो ऑक्सैलो एसीटेट को कहाँ पे चेंज कर देता है, मैलेट के अंदर। अब क्यों नहीं ऑक्सैलो एसीटेट ही डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चले गया, इसकी एक रीज़न है जो मैं शुरू के लेक्चर से ही बताता आ रहा हूँ कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इट इज़ इम्परमिएबल टू द मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, और उन एक खुशकिस्मतों में से ये ऑक्सैलो एसीटेट भी है, ये पास ही नहीं कर सकता। सो कुदरत ने इसे, अल्लाह ताला ने ऑक्सैलो एसीटेट को मैलेट के अंदर चेंज कर दिया ताकि ये साइटोसोल से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जा सके। सो ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट के अंदर चेंज हो जाता है, मैलेट माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर जाता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और यहाँ पे आ जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब मैलेट अंदर जाके दोबारा चेंज हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट में, और अपने जो इलेक्ट्रॉन इधर इसने रिसीव किए होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे दे देता है। अब NAD+ है, ये इसी तरीके की है। यहाँ से गाड़ी पे मैंने सामान लोड किया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में गया और वो सामान गाड़ी ने उतार दिया और गाड़ी दोबारा वापस आ गई। अब वो किस तरीके आएगी उसका मैकेनिज्म मैं आपको समझा देता हूँ कि ऑक्सैलो एसीटेट ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और वो चेंज हो गई मैलेट के अंदर। मैलेट अंदर चले गया, मैलेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में गया, वहाँ दोबारा ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज हो गया। अब यहाँ पे ये डिफरेंस याद रखना है, जो हमारे पास एस्पार्टेट मैलेट शटल है, ये जो एस्पार्टेट मैलेट शटल है इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो NAD एक्सेप्ट करता है, वाइल ग्लिसरॉल 3 फास्फेट जो शटल है उसके इलेक्ट्रॉन्स FAD एक्सेप्ट करता है। ये बेसिक डिफरेंस है। सो दैट्स वाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ATP आर डिफरेंट फ्रॉम दीज टू शटल्स, कि जो हमारे पास नंबर ऑफ ATPs फिर एट द एंड ऑफ द साइकिल हमारे पास एक ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस होते हैं वो 30 या 32 होते हैं। 32 होते हैं अगर एस्पार्टेट मैलेट शटल इस्तेमाल करें, एंड इन 30 इन द केस ऑफ द ग्लिसरॉल 3 फास्फेट शटल। तो यहाँ पे हमारे पास NAD इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और NADH के अंदर चेंज हो जाता है। NADH के इलेक्ट्रॉन अब कॉम्प्लेक्स 1 के पास चले जाते हैं। अब इसकी कहानी मैं आपको लहदा में बताता हूँ, लेकिन पहले ये समझ लें, मैलेट ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज हो गया। अब इस ऑक्सैलो एसीटेट ने दोबारा साइटोसोल में वापस आना है, लेकिन अगेन वही कहानी आ गई है कि ये क्रॉस ही नहीं कर सकता मेम्ब्रेन को। तो ये एक अमाइनो एसिड है ग्लूटामेट, ये उसके साथ मिलता है ऑक्सैलो एसीटेट और चेंज हो जाता है एस्पार्टेट और अल्फा कीटोग्लूटरेट के अंदर। किसके अंदर चेंज हो जाता है,
aspartate plus alpha ketoglutarate में oxaloacetate combines with the glutamate. Why this combines? Because it cannot cross the inner mitochondrial membrane, so it cannot move from mitochondrial matrix into the cytosol. So the nature provides us such a beautiful mechanism by the combination of glutamate with the oxaloacetate, it converted to the aspartate and alpha ketoglutarate. अब ये जो oxaloacetate ग्लूटामेट के साथ बना है, बाय प्रोडक्ट हमें एस्पार्टेट और क्या मिल जाएगा, अल्फा कीटोग्लूट्रेट मिल जाएगा। एस्पार्टेट और अल्फा कीटोग्लूट्रेट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, साइटोसोल में आ जाएंगे। साइटोसोल में ये जब आएंगे तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से दोबारा हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट और ग्लूटामेट बन जाएगा। अब ग्लूटामेट दोबारा हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जहाँ से आया था वहाँ पे वापस चले जाएगा और ऑक्सैलोएसीटेट अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने दोबारा इधर आ जाएगा। आई रिपीट कि ऑक्सैलोएसीटेट जो है NADH से उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और उसने NAD को क्या कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास रिड्यूस फॉर्म है, इसने अपने इसके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सैलोएसीटेट को दिए और NAD+ के अंदर चेंज हो गया। अब ऑक्सैलोएसीटेट ने इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट किए वो चेंज हो गया मेलेट के अंदर, मेलेट अंदर चले गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, वहाँ पे जाके दोबारा चेंज हो गया ऑक्सैलोएसीटेट ने। इस गाड़ी ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए NAD को और NADH+H+ बन गया। अब ऑक्सैलोएसीटेट जो बन गए इसके इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स 1 के पास चले गए, ये इसका आपको मैं बाद में बताता हूँ। ऑक्सैलोएसीटेट जो है दोबारा रीजनरेट हो गया, अब इसने दोबारा इधर आना है वापस साइटोसोल में। तो ये किस तरीके आएगा, बाय द कॉम्बिनेशन विद द अमीनो एसिड ग्लूटामेट, और ये चेंज हो जाएगा एस्पार्टेट प्लस अल्फा कीटोग्लूट्रेट। एस्पार्टेट और अल्फा कीटोग्लूट्रेट की प्रॉपर्टीज ये हैं कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को ट्रैवल कर सकते हैं या इससे पास कर सकते हैं। तो ये दोनों पास करके साइटोसोल में आ जाएंगे, दोनों जब साइटोसोल में आएंगे आके दोबारा मिल जाएंगे और ऑक्सैलोएसीटेट और ग्लूटामेट दोबारा बन जाएगा। ऑक्सैलोएसीटेट और ग्लूटामेट जब दोबारा बन जाएगा तो ग्लूटामेट दोबारा हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चले जाएगा क्योंकि ये क्रॉस कर सकता है, और ऑक्सैलोएसीटेट दोबारा हमारे पास आ जाएगा अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने, दोबारा यही साइकिल चलेगा और इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, हम जब बात करते हैं एक रट्टी रटाई चीज़ हमने याद की हुई है कि जो 1 molecule ऑफ NAD प्रोड्यूस द 2.5 moles ऑफ द ATP while the 1 molecule ऑफ FADH2 प्रोड्यूसेस ओनली 1.5 मोल ऑफ द ATP। सो इसकी क्या डिफरेंस इसके अंदर क्या है कि NADH+H+ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने बात की है कि ये जो NADH है इसके इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1 के पास चले जाते हैं। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1 के पास गए हैं तो कॉम्प्लेक्स 1 इनर्जाइज्ड होगा, यहाँ से प्रोटॉन पंप करेगा, फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स कोएंजाइम Q के पास जाएंगे, फिर कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएंगे, वो इनर्जाइज्ड होगा, फिर प्रोटॉन पंप करेगा, फिर साइटोक्रोम 3 के जरिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4 में जाएंगे, वो इनर्जाइज्ड होगा, फिर प्रोटॉन पंप होंगे। सो अगर आप देखें कि प्रोटॉन पंपिंग अगर आप देखें तो कितने प्रोटॉन पंप हुए, 4 4 और 10 प्रोटॉन पंप होते हैं अगर एक NADH आए, और FADH के अगर इलेक्ट्रॉन्स आए तो हमारे पास 6 प्रोटॉन पंप होते हैं। तो ज़्यादा प्रोटॉन पंप होने की वजह से ज़्यादा हाइड्रोजन मोटिव फोर्स बनेगी, जिसकी वजह से हमारे पास NAD जो है 2.5 मोल्स ऑफ द ATP बनाता है, वाइल FAD जो है उसके इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल के जरिए कोएंजाइम Q के पास आते हैं और फिर कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के पास, लेकिन इधर जो कॉम्प्लेक्स 1 है उसके पास इलेक्ट्रॉन आते नहीं, तो कंसीक्वेंस के तौर पे हमारे पास क्या होगा, प्रोटॉन पंप भी नहीं होंगे। जब प्रोटॉन पंप नहीं होंगे तो टोटल प्रोटॉन यहाँ पे 6 पंप होंगे FAD के केस में, तो हमारे पास मोल्स भी ATP के कम प्रोड्यूस होंगे जो है 1.5 मोल्स ऑफ द ATP, वाइल NAD के केस के अंदर यहाँ से भी प्रोटॉन पंप होंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो टोटल 10 प्रोटॉन पंप होंगे। तो 10 प्रोटॉन पंप होने की वजह से हमारे पास NAD जो है वो ज़्यादा एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस करेगा। वो कितनी है, 1 molecule ऑफ NAD प्रोड्यूसेस NADH produces 2.5 moles of the ATP while the 1 mole of FADH2 produces only 1.5 mole of the ATP, और उसकी मैंने रीज़न आपको बता दी है। This is all about the aspartate malate shuttle. Hope you will understood well. Thank you very much.